नमस्कार। मैं स्वाति जनकावत, आपकी चित्रकला विषय की अध्यापिका। बच्चों, मैं आज आपको कक्षा 10 का पहला पाठ पढ़ाऊंगी। हमारे इस पाठ का शीर्षक है कला का इतिहास एवं मूल्यांकन। चूँकि कला का इतिहास बहुत ही विस्तृत विषय है, इसे हम कुछ समय में नहीं पढ़ सकते हैं, ना ही कुछ अध्यायों में पढ़ सकते हैं। अतः हमारे विद्वानों ने हमारे इस पाठ को एक कालावधि में विभक्त किया है, 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। अतः हमारे इस पहले पाठ का पूर्ण शीर्षक है 3000 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक कला का इतिहास एवं मूल्यांकन। हमारे इस पाठ में हमें कला संबंधी जानकारियां प्राप्त होंगी। कला का इतिहास मानव इतिहास के समानांतर चलता है। जैसे जैसे मानव विकसित होता चला गया, उसके साथ ही उसकी कलाएं भी विकसित होती चली गईं। अतः यह भी एक विस्तृत विषय है। इसके अध्ययन हेतु हम इस विषय को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं में पढ़ते हैं। जैसे पहला बिंदु लेते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में पनपी थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने समय की एक विशिष्ट कलात्मक सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता सिंधु नदी के किनारे उत्पन्न हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण नगर थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। इन दोनों नगरों की खुदाई के अंतर्गत हमें यहाँ पर एक सुव्यवस्थित नगर प्राप्त हुआ, जैसा कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है। यह जो नगर था, ये बड़ा ही सुनियोजित और वैज्ञानिक पद्धति पर बसाया गया था। यहाँ पर सुव्यवस्थित नालियाँ, सड़कें, भवन इत्यादि बनाए गए थे। यहाँ से प्राप्त जल कुंड, जो कि हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, बहुत ही विशिष्ट था, क्योंकि यह आज के स्विमिंग पूल की तरह बनाया गया था। इसलिए इस समय की कलाकृतियों का, वास्तुकला का यह एक बहुत ही उन्नत उदाहरण माना जाता है। इसमें आज के समय की टाइल जैसा कुछ लेप युक्त पदार्थ मिलता है। साथ ही साथ इसमें गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के पानी की व्यवस्था की गई थी। इसके चारों तरफ छोटी छोटी कोठरियां, कक्ष भी मिले हैं, मानो ये चेंजिंग रूम रहे होंगे। इसके अतिरिक्त हमें यहाँ से और भी बहुत सी कलात्मक सामग्रियां प्राप्त होती हैं, जिनमें महत्वपूर्ण थी यहाँ से प्राप्त मूर्तियां, मोहरें और चीनी मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार और खिलौने। इन सभी आकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण थी मूर्तियां। ये मूर्तियां यहाँ पर पत्थर, धातु और मिट्टी सभी प्रकार के माध्यमों में बनाई गई हैं। पत्थर की बनी हुई यह पुजारी की मूर्ति बहुत ही विशिष्ट है, क्योंकि पत्थर जैसे आधार में भी इस समय के मूर्तिकार ने आंख, नाक, वस्त्रों की डिजाइन बहुत ही अच्छे ढंग से बनाई है। इसके अलावा यहाँ से मुद्राएं भी मिली हैं। मुद्राएं, मोहर, ये मोहरें छोटे आकार में बनी हुई थीं, अलग अलग प्रकार की, जैसे मिट्टी से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई और धातुओं से बनी हुई भी। ये आधा इंच, 1 इंच अलग अलग आकार की बनी हुई मोहरें थी। इतने छोटे आकार में उस समय के कलाकार ने विभिन्न पशुओं की आकृतियां उकेरी थी, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। और इसी समय में बहुत ही सुंदर नाना प्रकार के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं, जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार के आभूषण अलग अलग माध्यमों में बनाए गए थे। बहुमूल्य रत्नों में, मिट्टी के बने हुए मनके, मोती, शीप में ये आभूषण बने थे। इसके अलावा यहाँ से हमें पकी हुई मिट्टी के पात्र भी मिले और खिलौने भी मिले। इनके अलावा हमें यहाँ से बहुत ही सुंदर कलात्मक सामग्रियां मिली, जो यहाँ के कला इतिहास को बताती हैं। इसके आगे हम दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु लेते हैं बच्चों, मौर्य काल। मौर्य काल अपने आप में एक युग परिवर्तक समय था। इस समय में हमें बहुत ही सुंदर स्थापत्य कला के नमूने प्राप्त हुए हैं, जो बहुत ही विशिष्ट हैं। कल्पना की दृष्टि से बेजोड़ नमूने इस समय में बनाए गए थे। मौर्य काल, मौर्य काल चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का सेनापति था। धनानंद की हत्या करने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मौर्य वंश की स्थापना की, और चंद्रगुप्त मौर्य स्वयं एक वीर, प्रतापी और कलाप्रिय व्यक्ति थे। तो उनके समय में हमें बहुत सुंदर इस प्रकार के कला सामग्रियां प्राप्त हुई।
लेकिन उनके जो पौत्र थे अशोक, वे उनसे भी ज्यादा कलाप्रिय, वीर और साहसी व्यक्ति थे। तो उन्होंने भी हमें बहुत सुंदर सुंदर कलात्मक नमूने दिए। जैसे एक विशिष्ट उदाहरण है सारनाथ का स्तंभ और सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश के ये जो सांची का स्तूप है, जैसा चित्र में दिख रहा है, अशोक द्वारा ऐसा नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका जो आधार भाग है वही अशोक द्वारा बनवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बहुत से सुंदर सुंदर हमें वास्तुकला के उदाहरण देखने को मिले, परंतु मौर्य वंश की यही परंपरा आगामी राजवंशों ने, जैसे सांगा, सातवाहन, कुषाण और फिर गुप्त साम्राज्य ने परंपरा को जारी रखा। यह जो गुप्त साम्राज्य था, यह बड़ा ही कला की दृष्टि से उन्नत साम्राज्य था। इस समय में बहुत ही सुंदर सुंदर कलात्मक सामग्रियों का निर्माण किया गया, जिनमें मूर्तिकला और चित्रकला सभी कलाएं विकसित हुईं। इनमें चित्रकला का उदाहरण हमें अजंता गुफाओं से प्राप्त होता है और मूर्तिकला के उदाहरण तो बहुत ही यहाँ पर बिखरे पड़े मिलते हैं, जैसे उदयगिरी, भूमरा, नाचना में प्राप्त मंदिर। यहाँ पर इस गुप्त काल को इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि इस समय में कला का ही नहीं बल्कि ज्ञान, विज्ञान और साहित्य का भी बेजोड़ विकास हुआ था। इस समय के आर्यभट्ट, वराहमिहिर और कालिदास जैसे कवि अति विशिष्ट उदाहरण हैं। यह जो कलगुप्त काल था, इस समय में प्राप्त जो कलात्मक सामग्रियां हैं, उन वे सभी दैव्य गुणों से युक्त और कलात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ मानी जाती हैं। गुप्त काल के पश्चात हम हमारे इस पाठ का मूल्यांकन प्रारंभ करते हैं। मूल्यांकन के लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं बच्चों। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें एक नृत्यांगना की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह जो नृत्यांगना की मूर्ति है, यह धातु की बनी हुई है। यह 2500 ईसा पूर्व में हड़प्पा काल में बनाई गई और यह हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। यह जो मूर्ति है 4 इंच की छोटी सी मूर्ति है। वर्तमान में यह मूर्ति भारतीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रखी गई है। इस मूर्ति का यह चित्र देखकर हम इसके गुणवत्ता को समझ सकते हैं। इस छोटी सी 4 इंच की मूर्ति में बनाए गए आँख, नाक, कान, हाथ और शरीर के विभिन्न अंग उस समय के कलाकार की गुणवत्ता को स्वतः ही अभिव्यक्त कर देते हैं कि कैसे छोटे से आकार में बारीकी से, सूक्ष्मता से इन सभी तत्वों को उकेरा गया है। यह मूर्ति कला की दृष्टि से बड़ी ही श्रेष्ठ मानी गई है। इस मूर्ति के बाएं हाथ में कलाई से भुजाओं तक चूड़ियां पहनी हुई हैं और दाहिना हाथ कमर पर टिका हुआ है, बायां हाथ घुटने पे टिका हुआ है, मानो ये नृत्यरत नारी की मूर्ति हो। धातु की यह निर्वस्त्र मूर्ति बड़ी ही सुंदर, सुकोमल और छरहरी, लंबी, पतली बनाई गई है। इसके अंग प्रत्यंग बड़ी ही सुनियोजित ढंग से बनाए गए हैं। यह जो मूर्ति है, यह कला की दृष्टि से और तकनीकी दृष्टि से बड़ी ही श्रेष्ठ मानी गई है। तकनीकी कौशल का इसे एक श्रेष्ठ उदाहरण कहा गया है। तकनीकी कौशल क्या बच्चों? चूंकि यह मूर्ति धातु में बनाई गई है, अतः धातु विज्ञान विज्ञान का विषय है। अर्थात इस समय का जो मूर्तिकार था, वह धातु ढलाई कला से भी भली भांति परिचित था। इसलिए इस मूर्ति को धातु ढलाई कला का तकनीकी रूप से एक उन्नत उदाहरण माना गया है। अगला उदाहरण लेते हैं बच्चों हम मौर्य काल से। मौर्य काल में बना रामपुरवा का वृषभ स्तंभ। यह जो रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है, रामपुरवा से मिला है, इसलिए इसे रामपुरवा बुल कैपिटल भी कहा जाता है। यह जो वृषभ स्तंभ बनाया गया बच्चों, इस पे एक विशेष चमक, पॉलिश बनाई गई। इस कारण से यह इसकी एक सर्वप्रमुख विशेषता है। यह बलुआ पत्थर में बनाया गया स्तंभ था। यह मौर्य काल की 3वीं शताब्दी में बनाया गया है और यह लगभग 7 फीट ऊंचा है और आज भी यह भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया है। इस वृषभ स्तंभ के चित्र को देखकर हम उस समय के कलाकार के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कलाकार ने पत्थर जैसे
सख्त आधार में भी यह मूर्ति बड़ी ही सुंदर ढंग से बनाई है। इस वृषभ स्तंभ की गुणवत्ता के बारे में पढ़ने से पहले स्तंभ के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बच्चों। अशोक द्वारा जो स्तंभ बनवाए गए थे, ये बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से बनवाए गए थे। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और बौद्ध धर्म के स्वीकार के पश्चात जब उनकी मनोवृत्ति बदली तो उन्होंने देश विदेश विभिन्न महत्वपूर्ण नगरों के तिराहों, चौराहों, व्यापारिक केंद्रों में ये स्तंभ गड़वाए और इन स्तंभों की जो संरचना है वो अति विशिष्ट है। इसलिए इन स्तंभों को संरचनात्मक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला शीर्ष भाग, मध्य भाग और तीसरा आधार भाग। यह जो शीर्ष भाग है स्तंभ का अति विशिष्ट भाग होता है। इस शीर्ष भाग को बड़ी ही सुंदर ढंग से उकेरा जाता है क्योंकि इसमें मूर्ति स्थापित की जाती है। यह इसका मध्य भाग है। इस मध्य भाग में शिलालेख टांगा जाता था। बड़े शिला, पाषाण, पत्थर के टुकड़े पर अभिलेख अंकित करवाए जाते थे और इनको यहाँ इस मध्य भाग पर तांबे की कीली की सहायता से टांग दिया जाता था ताकि आते जाते लोग इन्हें पढ़ें और बौद्ध धर्म के और अशोक के विचारों को वे सभी जानें। तीसरा इस स्तंभ का भाग होता है आधार भाग। यह आधार भाग अलग अलग स्तंभों में अलग अलग प्रकार डिजाइन का बनाया जाता था। इसका कुछ अंश जमीन में गड़ा हुआ होता था। इस प्रकार ये स्तंभ अशोक काल की बड़ी ही सुंदर संरचनाएं हैं। इनमें बना हुआ रामपुरवा का वृषभ स्तंभ अपनी रामपुर वृषभ मूर्ति के लिए जाना जाता है। वृषभ का जो शीर्ष भाग है हम उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। इस स्तंभ के शीर्ष भाग में उल्टे पूर्ण खिले हुए कमल की आकृति उकेरी गई है। घंटी नुमा कमल की यह आकृति बहुत ही सुंदर बनाई गई है। इसके अलावा इसके ऊपर एक गोल चौकी स्थापित की गई है। इस गोल चौकी को फूल पत्तियों की डिजाइन से सजाया गया है। इस डिजाइन के लिए कहा जाता है बच्चों कि यह मध्य पूर्वी ग्रीक शैली से प्रेरित होकर बनाई गई थी। और फिर इस चौकी के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण वृषभ की मूर्ति स्थापित की गई है। यह जो वृषभ की मूर्ति है बड़ी ही सुंदर, कोमल और बड़े ही सुघड़ हाथों से बनाई गई थी। इसके आकार, प्रकार, भारी भरकम ढील डौल, मांसपेशियों का उभार इत्यादि देखकर उस समय के मूर्तिकार की कलात्मकता का अंदाजा लग जाता है कि कैसे उस समय के कलाकार ने इतनी सजीवता से ये पशु आकृति बनाई थी। ये जो मूर्ति है सूक्ष्म और सजीवता युक्त अंकित की गई है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके बच्चों कि इस वृषभ मूर्ति पर की गई पॉलिश इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है। अब हम आगे उदाहरण लेते हैं गुप्त काल से। गुप्त काल की प्राप्त अश्वेत राजकुमारी का चित्र। यह चित्र भित्ति चित्र है। भित्ति चित्र क्या होता है बच्चों? भित्ति, भीत अर्थात दीवार, दीवार पे बनाए गए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। यह चित्र दूसरी शताब्दी से छठी शताब्दी के मध्य बनाया गया था और गुप्त और वाकाटक काल में बनी अजंता गुफाओं से यह चित्र प्राप्त हुआ है। यह जो चित्र है बड़ा ही विशाल 20 बाय 6 फीट का ये विशाल पैनल में बनाया गया ये चित्र है। इस चित्र को देखकर हम इस चित्र की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कलाकार ने हल्के धरातल पर गहरे रंग से इस नारी आकृति को अंकित किया है। इस नारी आकृति के अंग प्रत्यंग, आभूषण, आंख, केश विन्यास, झुकी हुई गर्दन, नक्काशीदार आंखें बनी हुई हैं। इन सब चीजों को देखकर हम इस चित्र की गुणवत्ता का अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कलाकार ने स्वतंत्र रेखाएं इसमें अंकित की है। अंग प्रत्यंगों को बड़ी ही गूढ़ता से इसमें बनाया है। इस प्रकार की ये जो नारी आकृति है गुप्तकालीन चित्रों का एक बेजोड़ नमूना है जो कि अजंताओं से मिली है। हम अजंताओं पे कुछ चर्चा करते हैं बच्चों। जो अजंता गुफाएं हैं विश्व विख्यात गुफाएं हैं। ये जो अजंता गुफाएं हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन औरंगाबाद जिले के पास में अजंता करके गांव है। इस अजंता गांव के नाम पर ही इन गुफाओं का नाम रखा गया अजंता।
ये जो अजंता गुफाएं हैं ये 30 गुफाएं हैं। ये सभी कृत्रिम गुफाएं हैं बच्चों, प्राकृतिक रूप से बनी हुई नहीं है। और ये गुफाएं चैत्य और विहार में विभक्त हैं। चैत्य विहार क्या होते हैं? चैत्य और विहार दोनों ही बौद्ध धर्म संबंधी वास्तु रचनाएं हैं। ये जो चैत्य होते हैं इनमें बौद्ध भिक्षुक पूजा अर्चना करते हैं और विहार में बौद्ध भिक्षुक निवास करते हैं। इस प्रकार ये जो अजंता गुफाएं थी ये 2 चरणों में बनकर तैयार हुई थी। पहला चरण था हीनयान तो दूसरा चरण था महायान। बच्चों हीनयान और महायान क्या होते हैं? ये दोनों ही बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। हीनयान प्रथम शाखा है जिसमें प्रतीक पूजा की जाती है। भगवान बुद्ध की प्रतीक स्वरूप मानक उनकी पूजा की जाती है, जैसे सामने खाली छत्र, खाली सिंहासन, चरण पादुकाएं, कमल पुष्प, पुस्तक इत्यादि रखकर। महायान वह शाखा है जिसमें भगवान बुद्ध को मानवीय रूप में पूजा जाता है। उनका चित्र या मूर्ति रखकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार अजंता के जो भित्ति चित्र हैं ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र हैं और ये सभी टेम्परा पद्धति में बनाए गए हैं। बच्चों टेम्परा पद्धति से क्या आशय है? टेम्परा पद्धति रंगांकन की एक पद्धति है। इसमें अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्चे आज जो पोस्टर कलर्स यूज करते हैं उसी भांति यहाँ पर हमें जो अश्वेत राजकुमारी का चित्र प्राप्त हुआ था वह यहाँ की स्वतंत्र रेखांकन, अंगों की गूढ़ता, सामंजस्य, तिरछे चेहरे और नक्काशीदार आंखों का रंग सामंजस्य के बेजोड़ उदाहरणों स्वरूप दिखाई देती है। बच्चों यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। इसमें यह जो तीनों उदाहरण हैं यह आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।